Good morning, students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 6th. सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा छठी के विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, हम लास्ट 2 लेक्चर से जो लेसन अध्ययन कर रहे हैं उसका क्या नाम है? जी हाँ, पाठ का नाम है मेरा अहोभाग्य। First of all, students, please remove your Hindi textbook, then we start. सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को अपना हिंदी टेक्स्ट बुक निकालना है, फिर हम इस पाठ के अगले हिस्से के अध्ययन के लिए शुरुआत करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14, पृष्ठ क्रमांक 14। इस पाठ के नए हिस्से का अध्ययन करने से पहले हमने जो भी लास्ट 2 लेक्चर्स में अध्ययन किया है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चों, हमने जाना कि मेरा अहोभाग्य इस पाठ के लेखक है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी। इनका जन्म 1906 में हुआ। संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण यानी स्मरणीय घटना। इस पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। लेखक इस पाठ की शुरुआत में लिखते हैं कि फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। अर्थात बच्चों, लेखक फरवरी 1936 में शांति निकेतन जाने वाले थे। शांति निकेतन एक जगह है जो कि कोलकाता में है। अब लेखक शांति निकेतन इसलिए जाने वाले थे क्योंकि वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। अर्थात बच्चों, हर एक भाषा का साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, चाहे वो कौन सी भी भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो वैसे ही शांति निकेतन में साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। कार्यक्रम अर्थात समारोह। अब लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। अब बच्चों देखिए, लेखक बहुत ही उल्लसित थे, खुश थे क्योंकि जो साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था उसके अध्यक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ जी थे। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगीत है जन गण मन, उसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी है और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और उनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इसीलिए लेखक उनसे मिलने के लिए बहुत ही उल्लसित थे। छात्रों, अब आगे निश्चित दिन कलकत्ता से बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का दल होता है जो शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया जाता है। और यह जो अतिथि भवन है वह अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था और उस इमारत की विशेषताएं भी थी। वह बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह लेखक कहते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही सब कुछ पाया। बच्चों, हमने जाना कि लेखक और उनके साथियों को शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। वे सभी इमारत की ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ठहरे हुए थे और उस कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था, यानी बड़ा सा कॉरिडोर था। उस बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। अब बच्चों, दूसरे दिन प्रातःकाल अथवा सुबह सुबह उन्हें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वे कार्यक्रम की बैठक में नहीं आ पाएंगे। तब लेखक बहुत निराश हो गए। फिर भी उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके डॉक्टर ने
लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप अर्थात बातचीत हो सकती थी। लेखक आगे लिखते हैं कि यह बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेखक और उनके साथी बेसब्री से उस क्षण का, पल का इंतज़ार करने लगे कि कब उन्हें गुरुदेव से मिलने का मौका मिलता है, ताकि वे सभी उनसे वार्तालाप कर सकें। अगले परिच्छेद में लिखा गया है कि मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न इस शब्द का अर्थ है दोपहर, अर्थात दोपहर के बाद गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई। करीब 4 बज रहे होंगे। छात्रों, अब गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर जी की यह धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे बैठक में, पर जब उन्होंने बैठक में 15 जनों को देखा तो वह मजाक में उनसे कहते कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, क्योंकि बच्चों गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की उम्र हो चुकी थी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसलिए वह कहते हैं कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही और इस मकान में जगह भी कम है। फिर उसके बाद गुरुदेव से सभी का परिचय कराया गया और वार्तालाप शुरू हुआ। छात्रों, चर्चा के दौरान गुरुदेव कहते हैं कि अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक हाथ ही आदमी था। अर्थात बच्चों, 50 साल पहले उन्होंने अपनी कहानियों का लेखन शुरुआत किया और तब उस समय इस क्षेत्र में अर्थात कहानियों के क्षेत्र में, साहित्यिक के क्षेत्र में एकाध ही आदमी था, 1-2 जन ही थे। अब आगे उनकी कहानियों की विशेषताएं बताई गई है। गुरुदेव कहते हैं कि प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। अर्थात बच्चों, उनकी जो शुरुआत की कहानियाँ थी उनमें गाँव के जीवन के आधार पर, संगति के आधार पर ही वर्णन था और उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। और कुछ विशेषताएं भी है जो गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। ऐसे ही बच्चों वार्तालाप होते रहता है। तब गुरुदेव कुछ समय के लिए रुकते हैं तो लेखक उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। बच्चों, इस परिच्छेद में गुरुदेव जी की कहानी का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है काबुलीवाला और इस कहानी की विशेषताएं भी है। छात्रों, काबुलीवाला इस कहानी की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो देश की सभी भाषाओं में इस कहानी का अनुवाद किया गया है। दूसरी, वह लोकप्रिय कहानी है और तीसरी, बच्चों को तो वो बहुत ही प्यारी लगती है, बच्चों में वह सबसे अधिक प्रिय है। चिल्ड्रंस, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने इन हिस्सों का अध्ययन किया है और इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने सबसे पहले इसका रिवीजन किया। तो एक बार जहाँ तक हमने अध्ययन किया है उन परिच्छेदों को पढ़ते हैं। मैं पढ़ने के लिए शुरुआत कर रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के
सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसे ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एकाध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन की संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। चिल्ड्रंस, हमने यहाँ तक रिवीजन भी किया और इन परिच्छेदों का वाचन भी किया है। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ के अगले हिस्से की तरफ। बच्चों, हमने जाना कि लेखक गुरुदेव से पूछते हैं कि काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। अर्थात बच्चों, यह काबुली वाला जो कहानी है वह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। चिल्ड्रंस, इस कहानी में 5 बरस की एक छोटी लड़की जिसका नाम मिनी था और काबुलवासी पठान जो मेवे बेचता था, इन दोनों की है। चिल्ड्रंस, ये जो मिनी नाम की लड़की थी वह बंगाली थी और जो मेवे बेचने वाला व्यक्ति था वह पठानी था। उसे काबुली वाला कहा जाता था। आपस में कोई भी रिश्ता न होने के बावजूद भी पिता और बेटी का सुंदर रिश्ता इस कहानी में गुरुदेव ने दर्शाया है। छात्रों, आपको कभी ये कहानी पढ़ने का मौका मिलता है तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों, चर्चा के दौरान जब गुरुदेव कुछ समय के लिए रुक जाते हैं तब लेखक के मुंह से निकल पड़ता है कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाले इस कहानी का विचार कैसे आया? और यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस प्रश्न पर गुरुदेव उन्हें उत्तर देते हैं। क्या वह उत्तर है, हम पढ़ते हैं अगले परिच्छेद में। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। अर्थात लेखक के प्रश्न का उत्तर गुरुदेव कुछ इस प्रकार से देते हैं कि काबुली वाला जो कहानी थी वह एक कल्पना की सृष्टि है।
यानी कि एक इमेजिनेशन है। बच्चों, गुरुदेव के यहाँ एक काबुली वाला आता था और वहाँ जितने लोग रहते थे वह सब काबुली वाला से बहुत ही परिचित हो गए थे, यानी कि उनके अंदर एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। इसीलिए गुरुदेव सोचते हैं कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद किया करता होगा। तो इस प्रकार उन्होंने काबुली वाला इस कहानी की रचना की। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कहानी में काबुली वाला और एक छोटी 5 बरस की लड़की, इनके आधारित पर यह कहानी है। अब बढ़ते हैं अगले परिच्छेद की तरफ। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। बच्चों, हमने देखा कि गुरुदेव ने जब वार्तालाप शुरू किया तो उन्होंने अपने प्रारंभिक कहानियों की विशेषताएं बताई। फिर उसके बाद लेखक ने काबुली वाला इस कहानी के बारे में पूछा। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। इसी प्रकार वार्तालाप होता रहा, मतलब उन लोगों में बातचीत होती रही। तो लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि यह जो वार्तालाप है, उनके बीच में जो बातचीत हुई थी वह एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य इस शब्द का अर्थ है वैचारिक चर्चा। स्टूडेंट्स, यह जो बैठक थी उनमें सभी जन साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित थे। वे सभी जन कहानियाँ, कविताएं और कादंबरी लिखते थे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो बैठक के दौरान चर्चा हुई थी वह उनके लिए एक मानसिक खाद्य था। शरीर के लिए हम भोजन लेते हैं, वैसे ही वह चर्चा उनके लिए, वह वैचारिक विचार उनके लिए मानसिक खाद्य के समान थे। चिल्ड्रंस, हमने जाना कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनके डॉक्टर उन्हें सिर्फ 15 मिनट का समय देते हैं जिसमें उनका दर्शन तथा संक्षिप्त वार्तालाप हो सके। पर आश्चर्य की बात यह थी कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। और तब गुरुदेव उठते हैं और चल पड़ते हैं। जाते जाते उन सभी से वे कहते हैं कि जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अर्थात बच्चों, हमने देखा कि स्वास्थ्य ठीक न होने पर उन्हें 15 मिनट की परमिशन मिली थी, फिर भी उन्होंने 40 मिनट का समय दिया। पर बच्चों, इस परिच्छेद में जो भी गुरुदेव ने कहा उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कम समय देने के लिए वो भी थोड़े से नाराज़ थे। इसीलिए वे कहते हैं कि जब मैं किसी बातचीत के लिए, बैठक के लिए कम समय देता हूँ तो सचमुच उस बात का आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे खुद को लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अब आगे हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। बच्चों, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर रेड मार्क दिखाई दे रहा होगा, वहीं तक हम आज अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, गुरुदेव और सभी की जो बैठक थी वह समाप्त हो चुकी थी। लेखक और उनके साथियों ने मिलकर गुरुदेव को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय उन लोगों के साथ बिताया था, और फिर सभी से विदा ली।
फिर यहाँ पर लेखक ऐसा लिखते हैं कि मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। अर्थात बच्चों, अतिथि भवन के जिस कमरे में वे ठहरे हुए थे वहाँ वे आ गए। अब आगे देखिए, उन्हें गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। चिल्ड्रंस, हमने इस पाठ में जाना कि लेखक जो है वह बहुत ही उल्लसित थे गुरुदेव से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, इसलिए उन्होंने बेसब्री से इंतज़ार भी किया था। और जब सच में गुरुदेव के साथ उनसे वार्तालाप होता है, उनसे बातें होती है, तो उन्हें असाधारण उल्लास की अनुभूति होती है। अनुभूति इस शब्द का अर्थ है स्व अनुभव। अर्थात बच्चों देखिए, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और बहुत मेहनत के बाद वो हमें मिल भी जाती है, तब हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वैसे ही लेखक गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से बहुत खुश हो जाते हैं, उनको आनंद का अनुभव होता है। छात्रों, यहाँ तक हमने अध्ययन किया है और इसके बाद जो भी हिस्सा बचा है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मेरा अहोभाग्य इस पाठ के आधार पर टर्म बुक नंबर 2 पे जो प्रश्न उत्तर है उसे भी हल करने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों को जहाँ तक हमने इस पाठ का अध्ययन किया है उस हिस्से को 2 बार रीड करना है। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछती हूँ। मुझे बताइए कि गुरुदेव ने अपनी काबुली वाला इस कहानी के बारे में क्या कहा। जी हाँ, गुरुदेव ने अपनी काबुली वाला कहानी के बारे में कहा कि उनकी यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला उनके यहाँ आता था और उन सब का परिचय हो गया था। उसे देखकर लेखक के मन में ख्याल आया कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद करता होगा। अब अगला प्रश्न, गुरुदेव को किस बात में आनंद आता है। यस, राइट, गुरुदेव को लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अब मुझे बताइए, गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से लेखक को कैसी अनुभूति हो रही थी। यस, गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से लेखक को एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। मैं इस उत्तर को फिर से दोहरा रही हूँ। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से लेखक को एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। So childrens, thank you. Have a nice day.